हेलो फ्यूचर ईआर एंड ईआर, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनकी बात होगी। और अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लेते हैं तो फिर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रॉब्लम भी इसी तरह से करनी होगी। जो कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है वही सेम कॉन्सेप्ट आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो है टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो से समझना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम बात कर लें एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो है वो स्यूडो वेक्टर है, काल्पनिक वेक्टर है ये। और ये जो एरिया वेक्टर है, क्या लिखा है यहाँ पर एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, वैसे सही तो नॉर्मल ही इसको कहना चाहिए। क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ में 90 डिग्री बनाती है, ये आपने एक लाइन बनाई और उसके साथ में एक लाइन और बना ली। मान लीजिए एक लाइन आपने ये बनाई और एक लाइन आपकी ये है और 90 डिग्री का ये एंगल है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जब कोई लाइन किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर आपके पास में ये सरफेस है, मान लेते हैं कोई ये सरफेस है आपके पास, ये कोई सरफेस है और आपने इस पर एक लाइन ड्रॉ की इसके साथ जो कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। ये हमने एक लाइन बनाई जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है। तो इसको कहेंगे ये परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे कि ये नॉर्मल है। ठीक है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और जब एक लाइन किसी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल। तो देखिए सरफेस वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, सरफेस वेक्टर जो है वो नॉर्मल होता है। इट इज नॉर्मल एट द गिवन सरफेस। या आप इसको यहां से स्टार्ट करो, ऐसा नॉर्मल जो किसी भी सरफेस पर बनाया जाए तो नॉर्मल एट गिवन सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस पर जब हम एक नॉर्मल बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं सरफेस वेक्टर। एक बार हम यहां पर फिर से एक एरिया ले लेते हैं। सपोज दैट ये कोई एरिया है, ये एरिया है और हमें इसका जो है सरफेस वेक्टर बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के साथ में नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन बना देनी है। तो अगर हम यहां पर 90 डिग्री पर लाइन बनाएं, एक लाइन लेते हैं जो कि इसके साथ 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर लाइन हमने बना दी। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर हम यहां पर लाइन जो है वो 90 डिग्री पे ही बनानी है, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये जो लाइन बनी है इस पर जरा डायरेक्शन दिखा दें। तो ये लीजिए हमने इस पर डायरेक्शन दिखा दी। ये जो वेक्टर बना है इसका नाम है सरफेस वेक्टर, सरफेस वेक्टर। और यहां पर जो आपने लाइन बनाई है उस पर भी डायरेक्शन दिखा दीजिए। तो ये जो वेक्टर बना वो है सरफेस वेक्टर। तो किसी भी सरफेस पर जो सरफेस वेक्टर है उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, इधर भी बना सकते हैं उधर भी बना सकते हैं। आपको क्या काउंट करना है, आपको क्या लेना है।
तो जनरली जो हम सरफेस वेक्टर की जो डायरेक्शन है यानी उस पर जो एरो का साइन लगाते हैं वो हमेशा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर लेते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर कह लो या फिर एरिया वेक्टर कह लो, बेटा एक ही बात है। तो जो डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस वेक्टर इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है, डायरेक्शन हमेशा उस तरफ ली जाती है। तो अगर एक बार फिर से हम कोई एरिया लें, एक एरिया हमने लिया, मान लेते हैं ये कोई एरिया है और ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ है। अगर ऑब्जर्वर ये है, यहां पर ऑब्जर्वर है, तो सरफेस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है। ये हमने लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री पर होगी और ये देखिए इस पर डायरेक्शन दिखा दिया, तो ये हो गया आपका सरफेस वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप जीरो लेवल टू हाई लेवल तक जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर में अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर्स में क्या क्या जरूरी है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है ये डिफाइंड हो चुका है कि जो भी नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस पर, नॉर्मल का मतलब होता है एरिया के साथ 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसे हम कहते हैं सरफेस वेक्टर, उसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जिधर ऑब्जर्वर होता है डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ ली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो वेक्टर है उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, ये तो हमें पता ही है, बट साथ ही साथ वैल्यू भी तो होती है। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी जो एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सरफेस। जिस सरफेस पर एरिया वेक्टर बनाया गया है उस सरफेस का जो एरिया होता है उसको हम एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर ये एरिया, जो ये वाला एरिया है, अगर इस सरफेस का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, आपको पता है कि ये एरिया वेक्टर है, और अगर हम इस एरिया वेक्टर को ए से लिखते हैं, वेक्टर ए, तो इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 20। तो जो भी एरिया की वैल्यू होगी, जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर ये बात? तो आई होप सरफेस वेक्टर में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइनली रिपीट कर देता हूं, सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होता है? तो नॉर्मल एट गिवन सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है वो लाइन जो किसी एरिया से, किसी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो डायरेक्शन होती है हमारे इस एरिया वेक्टर की, सरफेस वेक्टर की, वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है। जिस सब तरफ ऑब्जर्वर होता है जनरल वे में डायरेक्शन उसी तरफ होती है। जनरल वे में अगर आप सोचेंगे तो किसी भी एरिया पर सरफेस वेक्टर दो तरीके से बन सकता है, इधर की तरफ और उधर की तरफ। और आपको ये भी पता है कि एक ऑब्जर्वर अगर है, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैं दोनों तरफ एक साथ नहीं हो पाऊंगा, या तो इधर रहूंगा ऑब्जर्वेशन में या उधर रहूंगा। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन है, वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है। और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, वो हमेशा उसके एरिया के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एरिया, वैल्यू ऑफ एरिया। क्लियर? अब जो सेकेंड पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक की बातों को अच्छे से क्लियर करने के लिए, दैट इज अदर फिजिकल क्वांटिटी, और वो है आपकी सॉलिड एंगल। इसको घन कोण कहा जाता है।
सॉलिड एंगल क्या होता है। तो क्या है सॉलिड एंगल की डेफिनेशन? किसी भी एरिया ने किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाया है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। देखिए क्या लिखा है, एंगल फॉर्म बाय एनी एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। किसी भी एरिया ने किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट है उसे स्टेरेडियन कहते हैं। किसी लाइन ने लाइन के साथ जो एंगल बनाया है उसको सॉलिड एंगल नहीं कहते हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये जो एंगल बना है दैट इज नॉट द सॉलिड एंगल। इसको क्या कहते हैं? इसको प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन कोई एरिया अगर किसी पॉइंट पर एंगल बनाता है तो उसको क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। एक डायग्राम बना करके इसको समझते हैं सॉलिड एंगल का क्या मीनिंग है। आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है, यहां पर यू कैन से दिस, ये एरिया है, ये एरिया है, और ये छोटा सा एरिया है डीए। वैल्यू इसकी डीए है। डीए छोटे से एरिया की वैल्यू है। कैलकुलस में इसको डीए लिखा गया है, और बिना कैलकुलस के अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये छोटा सा एरिया है और ये एक पॉइंट है। इस छोटे से एरिया ने उस पॉइंट पर जो ये एंगल बनाया है, ये जो कोन जैसा एंगल बना है, इसी को कहेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम लोगों ने यहां पर डी ओमेगा से लिखा हुआ है। छोटा सा सॉलिड एंगल है इसलिए डी ओमेगा, अदरवाइज विदाउट कैलकुलस आप डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। एक डायग्राम और बनाते हैं। एक छोटा सा एरिया लेते हैं, तो ये हमने लिया एक छोटा सा एरिया, ये लीजिए छोटा सा एरिया एक हमने ये ले लिया। ये छोटा सा एरिया है। इस छोटे से एरिया की जो वैल्यू है वो डीए है, और एक पॉइंट कहीं पर भी जहां पर भी आप पॉइंट लेना चाहें, हमने एक पॉइंट लिया है और वो पॉइंट है आपका ये पॉइंट है। इस छोटे एरिया ने पॉइंट पर कितना एंगल बनाया है, अगर हम इसको दिखाएं तो देखिए इस एरिया ने इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाया है। यू कैन सी दिस। आप कहीं पर भी एरिया पर कोई भी पॉइंट ले लो और उसको इस पॉइंट पी तक ले जाओ, ये जैसे मैं कर रहा हूं ये, तो ये जो कोन जैसा एंगल बनता है, ये जो कोन जैसा एंगल बनता है, ये इस कोन जैसे बनने वाले एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। और इसका सिंबल जो है, फिजिकल टर्म सॉलिड एंगल का जो सिंबल है, छोटे से एरिया ने जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया है उसको हम डी ओमेगा से लिखते हैं कैलकुलस में। और अगर आपको कैलकुलस में नहीं जाना है तो आप लिखोगे डेल्टा ओमेगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है, हाउ वी डिटरमाइन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन तो ये हो गई कि एंगल फॉर्म बाय एनी एरिया एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। किसी भी एरिया ने किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसको निकालते कैसे? तो यहां पर हम लोगों ने पहले इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसको निकालने का डियर फार्मूला है ये, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कैलकुलस में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, विदाउट कैलकुलस लिखेंगे तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में, और ये जो रिजल्ट निकल के आता है तो स्टेरेडियन में निकल के आता है, इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। तो इस फार्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो फार्मूला आप देख रहे हो इसमें जो डीए है वो छोटा सा एरिया है। डीए या डेल्टा ए ये छोटा एरिया है,
छोटा एरिया। और ये आर क्या है, ध्यान देना, ये आर। तो आर क्या है, आर यहां पर है डिस्टेंस ऑफ एरिया। जो एरिया हमको गिवन है, डिस्टेंस ऑफ एरिया फ्रॉम गिवन पॉइंट, फ्रॉम गिवन पॉइंट। जैसे इस डायग्राम में अगर हम आर को रिप्रेजेंट करें, इस वाले डायग्राम में हम आर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास में गिवन पॉइंट है और ये हमारे पास में छोटा सा एरिया है। तो छोटे एरिया की गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है। चलिए इस डायग्राम में देखिए, ये गिवन पॉइंट है हमारा जहां पर सॉलिड एंगल बन रहा है। तो इस गिवन पॉइंट की छोटे एरिया से जो डिस्टेंस है वो आपकी ये आर। तो व्हाट इज आर, आर हो गया डिस्टेंस ऑफ एरिया फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब ये थीटा क्या है, जो कॉस थीटा में जो थीटा है, जरा देखिए थीटा क्या है। थीटा यहां पर है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एरिया एंड गिवन पॉइंट। जैसे आप देखिए, ये हमारी जो है ज्वाइनिंग लाइन है, एरिया और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है, यानी कि आर डिस्टेंस है। और जो एरिया वेक्टर है, तो जब आप एरिया वेक्टर बनाएंगे तो देखिए यहां पर जब एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ऐसे आपकी तरफ आएगा, क्योंकि एरिया इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर ये आएगा। तो जो एरिया वेक्टर ये आएगा, तो एरिया वेक्टर और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके बीच में एंगल, यहां इसको दिखाते हैं बना करके। अगर हम यहां पर इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर बनाएं, तो वो जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया से 90 डिग्री पर होगा। देखिएगा इस एरिया से जो ये एरिया है इस पर 90 डिग्री के साथ एक हमने वेक्टर बनाया, ये हमने वेक्टर बना लिया। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, विजिबिलिटी सही हो जाए। ये हमने यहां पर एरिया वेक्टर बनाया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब देखिए एरिया वेक्टर ये है और ये ज्वाइनिंग लाइन ये है, जो एरिया और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये है। तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं थीटा। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा सॉलिड एंगल के लिए। तो सॉलिड एंगल क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, और कैसे निकालते हैं ये जाना। कुछ डायग्राम और बनाते हैं जिसमें थीटा को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डायग्राम बना करके एरिया वेक्टर और जो मिलाने वाली लाइन है उसके बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी बात और करते हैं। तो एक एरिया हमने लिया, ये कोई एरिया है।
और इस एरिया को जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाना है उस पॉइंट को कहीं पर काउंट कर लिया जाए। सपोज दैट पॉइंट ये पॉइंट है, तो अब पॉइंट और एरिया, छोटा सा एरिया और ये पॉइंट है, तो इनको मिलाने वाली लाइन ये हो गई, इनको मिलाने वाली लाइन, और इस मिलाने वाली लाइन से ये जो डिस्टेंस आती है दैट इज आर, तो मिलाने वाली लाइन हो गई। और अब जरा एरिया वेक्टर बनाए इस एरिया पर, तो एरिया हमेशा एरिया के साथ में, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ में 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमने बनाया 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर, इसको सरफेस वेक्टर कह सकते हो। ये आपका पॉइंट है जहां पर सॉलिड एंगल बनेगा, ये आपका स्मॉल एरिया है, और ये आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा है। अगर आमने सामने का केस हो तो देखिए थीटा की वैल्यू 0 आएगी। अगर आमने सामने का केस हो तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। सपोज दैट ये एक बार फिर से छोटा सा एरिया है और ये पॉइंट है, यहां पर सॉलिड एंगल बनेगा, तो पॉइंट की एरिया से जो डिस्टेंस है यानी कि मिलाने वाली जो लाइन है वो आर हो गई। अब अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर बनाएं तो ये हमने बनाया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए बात हो चुकी है। तो नाउ यू कैन सी कि अब जो ये एरिया वेक्टर है वो इस मिलाने वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। तो आमने सामने के केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। जो थीटा हमारे सॉलिड एंगल के फार्मूले में था, ये था फार्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कैलकुलस में नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो थीटा होगा इन केस ऑफ आमने सामने, इन केस ऑफ आमने सामने, आमने सामने मीन्स जस्ट अपोजिट फेसिंग। इन केस ऑफ आमने सामने, इन केस ऑफ जस्ट अपोजिट फेसिंग, कि अगर पॉइंट और एरिया, जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनेगा वो पॉइंट और एरिया जो बनाएगा अगर वो आमने सामने है, तो इन केस ऑफ जस्ट अपोजिट फेसिंग थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ जस्ट अपोजिट फेसिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत बार ऐसा होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि आपको थीटा दिया नहीं जाएगा, तो फिर हम आइडियल केस लेके चलेंगे कि जो एरिया है और जो पॉइंट है वो कैसे हैं, आमने सामने। तो सॉलिड एंगल निकालने का जो ये फार्मूला है वो छोटे एरिया के लिए है, ये वाला फार्मूला भी छोटे एरिया के लिए है, स्टेरेडियन में इसकी वैल्यू निकलती है। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए, आ गया होगा आपके दिमाग में कि अगर छोटे एरिया से फॉर्म होने वाले सॉलिड एंगल को इस फार्मूले से निकालेंगे तो अगर एरिया बड़ा हो गया तो कैसे निकलेगा सॉलिड एंगल। बड़ा अगर एरिया है तो क्या वो सॉलिड एंगल नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कैसे निकालेंगे चलिए उसको भी समझते हैं। ये देखिए सॉलिड एंगल फॉर्म बाय बिग एरिया, अगर बड़ा एरिया है तो वो जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे और बड़े एरिया से बनने वाला सॉलिड एंगल निकाल लेंगे। ये एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है, ये एक्सपेंशन मेथड कहता है कि टेक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया in given big area, in given big area। अगर आपके पास में कोई बड़ा एरिया दिया है, मान लेते हैं कि एक बड़ा सा एरिया हमको ये दिया हुआ है, ये एक बड़ा सा एरिया हमारे पास है,
ये एक बड़ा सा एरिया है, और पॉइंट जहां पर सॉलिड एंगल बनेगा वो पॉइंट ये है, यहां पर सॉलिड एंगल बनना है। तो ये वाला फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये तो छोटे एरिया पे काम करता है, और ये वाला एरिया अपना बिग है, बड़ा एरिया है। तो कैसे निकलेगा सॉलिड एंगल? आंसर है एक्सपेंशन मेथड से निकलेगा। अब ये एक्सपेंशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया आपको लेना है गिवन बिग एरिया में, यानी छोटा सा जो बड़ा सा एरिया दे रखा है उसमें छोटा सा एरिया, जो भी छोटे से एरिया का टुकड़ा है वो ले लीजिए, और ये इंडिपेंडेंट है आपका, जहां पर भी उसको काउंट करने का मानो कर सकते हैं। सपोज कर लो वो छोटा सा एरिया हमने ये लिया, ये हमने लिया वो छोटा सा एरिया, ये है वो छोटा सा एरिया। अब इस छोटे से एरिया की जो वैल्यू है वो डीए है, तो टेक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया को हम लोग वैल्यू वाइज डीए लिखेंगे। कभी कभी जो है आपको अगर डीएस से लिखना है तो डीएस से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया को हम लोग ए फॉर एरिया और एस फॉर सरफेस भी कहते हैं, तो दैट इज वाई कभी कभी आप डीएस से भी लिख सकते हैं। तो छोटा सा एरिया आप अपने बड़े एरिया में कहीं पर भी ले लें। उसके बाद आगे क्या, फाइंड सॉलिड एंगल। अब आपको सॉलिड एंगल निकाल लेना है ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। जो ये एरिया एलिमेंट आपने लिया है उसकी वजह से जो बनने वाला सॉलिड एंगल है वो निकाल लीजिए। चलिए सॉलिड एंगल यहां पर जो बन रहा है थोड़ा सा रफली दिखाते हैं। ये डीए एरिया ने, इस छोटे एरिया ने इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाया है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? डी ओमेगा की वैल्यू होगी डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा? तो अगर आप आर को दिखाएं यहां पर, वैसे तो हमें आर पता है कि एरिया की जो पॉइंट से डिस्टेंस होती है दैट इज आर, तो ये हो जाएगा आर, ये देखिए डिस्टेंस हो गई आर। और एरिया वेक्टर, तो अगर आप एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर दें तो थीटा मिल जाएगा। ये हो गया हमारे पास में एरिया वेक्टर। ये ऊपर भी इधर भी बना सकते थे आप। तो एरिया वेक्टर ये हो गया, और ये वाला एंगल जो है वो थीटा हो गया। तो ये जो आपने सॉलिड एंगल निकाला है वो तो छोटे से एरिया ने जो बनाया है सॉलिड एंगल वो निकाला है, हमको तो बड़े एरिया से बनने वाला सॉलिड एंगल चाहिए। तो इसके बाद करेंगे टोटल सॉलिड एंगल, अगर हमें निकालना है तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा, तो छोटी सी वैल्यू पे क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, और क्या कर दो। Sometimes we write like this, ऐसे इंटीग्रेशन बनाते हैं, क्लोज का साइन लगाते हैं डी ओमेगा, कभी कभी ऐसे करते हैं। अब ये जो है आपका क्लोज का साइन, आपको पता है ये जो एरिया होते हैं वो आपके दो तरीके के हैं, कुछ होते हैं आपके ओपन एरिया और कुछ होते हैं आपके क्लोज एरिया। क्लोज एरिया और ओपन एरिया में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? क्लोज एरिया में जो वॉल्यूम है नहीं होता, एरिया जबरदस्त होता है, एरिया बहुत अच्छे से, एरिया वैल्यू जो है बहुत बिग होती है, ये आपके ओपन एरिया। और जो क्लोज एरिया होते हैं उसमें वॉल्यूम भी होता है बिग, वॉल्यूम वो भी होता है और एरिया भी होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है अगर ओपन एरिया, अगर आपके पास में जो बड़ा सा एरिया है वो ओपन फैमिली का है
तो आप इंटीग्रेशन में ऐसे यूज करते हैं, और ये क्लोज का साइन लगा देते हैं, ये होता है फॉर क्लोज एरिया। तो जो भी एरिया है आप उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट को कन्वर्ट कर लोगे। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सपेंशन मेथड, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हाउ वी फाइंड सॉलिड एंगल फॉर द गिवन बिग एरिया। ये आपके स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि जब इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे अगर हम इसको लिखें फर्दर कि अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू लिखें इंटीग्रेशन, और ये डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और अगर क्लोज एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो रिजल्ट सेम रहेगा, क्लोज इंटीग्रेशन का साइन आएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, तो कभी कभी तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बट आपके 12th स्टैंडर्ड में 12th पास आउट के केस में आपको इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। डी ए जो छोटा सा एरिया है वो वेरिएबल है, और थीटा भी वेरिएबल है भाई, थीटा भी वेरिएबल है। क्यों थीटा वेरिएबल है? अगर आप छोटा एरिया यहाँ लोगे तो थीटा भी वेरी करेगा, और आर भी वेरिएबल है। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो आसान नहीं होगा, टिपिकल रहता है इंटीग्रेशन, बट गुड न्यूज फॉर यू ऑल जो कि 12th एपियर स्टूडेंट है, और फ्यूचर का जो आपका अपना नीट का और जेई का जो ये पेपर आप देने वाले, उसमें आपको 100% आपको ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है कि हाउ वी वर्क, कि किस तरीके से आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेसिंग और करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बिग एरिया है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास में रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में बिग रेक्टेंगल है, और इस बिग रेक्टेंगल ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो एक्सपेंशन मेथड से चलेंगे। एक्सपेंशन मेथड कहता है कि जो भी आपको बड़ा सा एरिया दिया है उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, टुकड़ा ले लो एक, ये कहीं पर भी वो पीस आप ले सकते हैं। तो हमने ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है। अब इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने इस पॉइंट पर जो एंगल बनाया होगा सॉलिड वाला वो ये है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा तो लिखने में कोई परेशानी होगी नहीं, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है, आर क्या है बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको इसको दिखाना है तो दिखा सकते हैं। और टोटल सॉलिड एंगल की जब आप बात करोगे तो इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपका रेक्टेंगल ओपन एरिया की फैमिली का मेंबर है, दैट इज वाई इंटीग्रेशन में जो सिंबल होगा वो उसमें क्लोज का साइन नहीं होगा। तो कहना तो बड़ा आसान हो गया कि भाई बस ऐसे कर देना, बट किया जाता है ये इंटीग्रेशन, देन वी फाइंड द सॉलिड एंगल ड्यू टू ओपन एरिया। और अगर इसी तरीके से सपोज करिए कि हमारे पास में एरिया अगर बिग है लेकिन क्लोज फैमिली का एरिया है, मान लीजिए कि क्लोज फैमिली में हमारे पास में ये कोई इरेगुलर सी क्लोज बॉडी है, ये क्लोज बॉडी है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे तो अब आपको ये जो क्लोज एरिया बिग वाला है ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा गिवन पॉइंट पर। तो सपोज दैट ये पॉइंट ये है गिवन पॉइंट, और ये गिवन पॉइंट क्लोज एरिया से बाहर है, तो यहां लिख देता हूं आउटसाइड क्लोज बॉडी, आउटसाइड क्लोज बॉडी। तो यहां पर एक चॉइस ये भी हो सकती है कि पॉइंट हम लोग क्लोज बॉडी के अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही उसके पास। तो चलो अगर पॉइंट ये है इनसाइड क्लोज बॉडी,
इनसाइड क्लोज बॉडी। तो हाउ वी फाइंड द सॉलिड एंगल? अगर ये बाहर वाले पॉइंट को हम P लिखते हैं और अंदर वाले पॉइंट को हम P डैश लिखते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। एक छोटा सा टुकड़ा लेना है एलिमेंट्री एरिया का, तो यहां पर हमने एलिमेंट्री एरिया ले लिया। कहीं पर भी वो काउंट कर सकते हो। सपोज कर लो ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, ये है हमारे पास में एलिमेंट्री एरिया। अब इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया है, वो छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा होगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू जो आएगी P पर, वो तो आसानी से लिख ली जाएगी, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, डी ए क्या है, सब बताया जा चुका है। टोटल सॉलिड एंगल P पर कितना होगा? टोटल सॉलिड एंगल P पर कितना होगा, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली इफ वी आर लुकिंग कि सॉलिड एंगल P डैश पे कितना बनेगा, तो देखो ये छोटा सा एरिया P डैश पर सॉलिड एंगल बनाएगा। ये पॉइंट अपना है P डैश, ये डी ओमेगा। तो डी ओमेगा कैसे लिखोगे, ओमेगा एट P डैश, फार्मूला सेम है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। टोटल की जब आप बात करोगे तो ओमेगा टोटल एट P डैश, क्योंकि क्लोज एरिया है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आ जाएगा। तो चाहे एरिया क्लोज हो या फिर ओपन हो, एक्सपेंशन मेथड हमेशा काम करता है। आपको छोटा सा एलिमेंट्री एरिया निकालना है, उससे बनने वाले सॉलिड एंगल को निकालना है, और उसके बाद में इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन करते समय कीप इन माइंड की जो बिग एरिया है वो ओपन फैमिली से है या क्लोज फैमिली से है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के साइन लगाने हैं। और आपको इंटीग्रेशन इस लेवल पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और ये नीट और मेंस लेवल पर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक। बट प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। अब एक बात आपको और बताएं, यहीं पर ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ये जो P वाला पॉइंट है वो क्लोज एरिया से बाहर है, तो बताया जाए आपको कि इंटीग्रेशन करने पर ZERO आएगा। और ये जो P डैश वाला पॉइंट है, P डैश हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फिर से लिख दें। जो ये P डैश वाला पॉइंट है, ये क्लोज एरिया के अंदर है। तो जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो रिजल्ट आता है 4 पाई स्टेरेडियन। और ये ऑलवेज ट्रू है, यानी ये अंदर वाला पॉइंट कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। जैसे ध्यान दें इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है ये, और बहुत फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज करोगे कि आपके पास में एक क्लोज एरिया है, ये अपने पास में क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया। ए वाला पॉइंट बाहर है, बी वाला पॉइंट बाहर है, सी वाला पॉइंट बाहर है, डी वाला पॉइंट भी बाहर है, क्लोज एरिया के बाहर है। और एक पॉइंट है P जो क्लोज एरिया के अंदर है, यहां पर है। एक पॉइंट है ये जो क्लोज एरिया के अंदर है, यहां पर है। एक पॉइंट है ये क्लोज एरिया के अंदर है, यहां पर। तो इस क्लोज एरिया ने कितना सॉलिड एंगल बनाया है? तो जब आप A पर सॉलिड एंगल निकालेंगे इंटीग्रेशन करके,
तो 0 आएगा। जब आप बी पर सॉलिड एंगल निकालेंगे इंटीग्रेशन करके तो 0 आएगा। जब आप सी पर सॉलिड एंगल निकालेंगे 0 आएगा। जब आप डी पर निकालेंगे 0 आएगा। और इसी तरीके से जब आप अंदर वाले पॉइंट पी पर निकालेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करने पर आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। जब आप सॉलिड एंगल निकालेंगे एम पर कितना बन रहा है तो भी आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। और जब आप एन पर निकालेंगे तो भी आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो क्लोज एरिया ज्योमेट्री वाइज कैसा है। जैसे यहां पर क्लोज एरिया ज्योमेट्री वाइज इरेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्लोज एरिया चाहे स्फेयर जैसा हो, गोले जैसा हो, चाहे वो क्लोज एरिया क्यूब के फॉर्म में हो, किसी भी ज्योमेट्री का क्लोज एरिया है, अगर पॉइंट उसके बाहर है तो बनने वाला सॉलिड एंगल टोटल 0 होता है। और अगर वो अंदर है तो बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो कैसा होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। डजंट मैटर कि पॉइंट अंदर वाला पॉइंट कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो है क्लोज एरिया के जो इंटीग्रेशंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। ओपन एरिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये ओपन का केस है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, तो ऐसा कोई हमारे पास में जो है रिजल्ट नहीं है, करना पड़ेगा तब रिजल्ट आता है कि क्या आएगा। लेकिन क्लोज एरिया के केस में हमारे पास में रिजल्ट है कि अगर पॉइंट क्लोज एरिया के बाहर है सॉलिड एंगल हमेशा 0 आता है, तो अंदर है तो कितना आता है 4 पाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एक थ्योरम है। अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं कि इस थ्योरम का नाम क्या है, इसका यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, वही जो बात अभी हम लोगों ने डिस्कस की उसको रिजल्ट के मोड में, उसको कॉन्सेप्ट के मोड में यहाँ पे लिखना है। कह रहा है सॉलिड एंगल की वैल्यू बताइए एट एनी पॉइंट। सॉलिड एंगल की वैल्यू बतानी है किसी पॉइंट पर ड्यू टू क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज एरिया है। केस 1, सॉलिड एंगल की वैल्यू क्लोज एरिया के लिए प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिखाई देता है। तो भाई 0 आएगी अगर पॉइंट इज आउटसाइड क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कहो या क्लोज एरिया कहो, बात एक ही है। और ओमेगा की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और रिजल्ट आता है ये 4 पाई स्टेरेडियन अगर पॉइंट इज इनसाइड क्लोज सरफेस या क्लोज एरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में यूज करते हैं। और ये रिजल्ट याद रखना पड़ता है भाई, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट। वी आर looking for electric flux and the hard work is for all hard work is for these. सॉलिड एंगल फॉर्म बाय ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस की अगर बात किया जाए तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए ओपन सरफेस के लिए हम केवल प्रोसेसिंग करके छोड़ देते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये निकालना पड़ता है। बट हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हमारे पास में एक कंडीशनल ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें अगर कभी फ्लक्स में हमारे पास में ओपन सरफेस आया भी तो उस कंडीशनल रिजल्ट को, कंडीशनल एफर्ट्स को यूज करेंगे और बिना इस इंटीग्रेशन के हम लोग निकाल ले जाएंगे। बट कंडीशनल है, याद रखिएगा, जनरल नहीं है। तो ओपन सरफेस का सॉलिड एंगल कैसे निकलता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा।
और कितना आएगा ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। इसमें उस तरीके का केस नहीं है जैसे कि क्लोज के केस में आपको देखो रिजल्ट मिल गया था, 0 होगा या 4 पाई होगा। और सॉलिड एंगल, क्लोज एरिया, क्लोज सरफेस से बनने वाला ये जो सॉलिड एंगल है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ एरिया, डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ एरिया, क्योंकि क्लोज सरफेसेस जो हैं वो स्फेयर जैसी भी हो सकती हैं, क्यूब जैसी भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड जैसी भी हो सकती हैं, बहुत तरीके की ज्योमेट्रीज में हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो क्लोज सरफेस है उससे इन अंदर के पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनता है दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन, ऑल डायरेक्शंस को कवर करता है वो। जब हमने ये काम कर लिया, हमने एरिया वेक्टर भी जाना, सरफेस वेक्टर मतलब उसको जान लिया, सॉलिड एंगल को समझ लिया, तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked normally with given or imaginary area या surface is called electric flux। मतलब किसी एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइनें लिंक हैं, एसोसिएट हैं, संबंधित हैं, उन सारी लाइनों की जो नंबर है, जो संख्या है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारे पास में एरिया है, ये इस एरिया का नाम है ABCD, और इस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइंस, ये जो एरो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइंस जो हैं लिंक हैं। कितनी लाइनें लिंक हैं? 1 2 3 4 5। और क्या ये एरिया से 90 डिग्री के साथ हैं? पहले ये देखा करो, काउंटिंग करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री के साथ हैं कि नहीं है, तभी काउंटिंग होगी। तो ये सारी की सारी लाइनें जो हैं 90 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा, कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उसका जो सबसे ओरिजिनल यानी कि जो बेस फार्मूला है वो ये है। बाकी सारे फार्मूले इसी से बने, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेस फार्मूला है, बेस फार्मूला कि फाई इज इक्वल टू कैपिटल N, और कैपिटल N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट डेफिनेशन पे भी ध्यान देना, केवल काउंटिंग नहीं करनी है लाइंस की। काउंटिंग से पहले ये देखिए कि वो जो लाइनें आप जिनको गिन रहे हैं वो जो भी एरिया वहां पर गिवन है, कभी कभी एरिया गिवन होता है तो कभी कभी हम एरिया को इमेजिन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइंस लिंक करेंगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अगर हमारे पास में लाइनें हैं और एरिया नहीं है तो एरिया इमेजिन करते हैं। तो समटाइम्स टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव ए इमेजिनरी एरिया आल्सो। तो जो भी आपकी काउंटिंग होगी कि भाई ये लाइन गिननी है कि नहीं काउंटिंग में लेनी है, तो पहले ये देखो कि जिस लाइन को आप काउंट कर रहे हो वो एरिया से 90 डिग्री पर है कि नहीं। नॉर्मली का मतलब क्या है? 90 डिग्री। और उसके बाद जितनी भी लाइनें आप गिन पाए, 10 जो भी 50 जो भी है वहां पर, वो जो लाइनों का नंबर है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, और वो बेस फार्मूला है क्योंकि आगे जितने भी रिजल्ट्स और आएंगे सब यहीं से आएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है और ये इसका बेस फार्मूला हो गया। अब आप देखिए एक रिजल्ट है आपके सामने और इस रिजल्ट में ये पॉइंट चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट चार्ज है, क्यू वैल्यू का है, क्यू वैल्यू का पॉइंट चार्ज है। और इससे लाइंस हम जानते हैं, जो लाइंस इससे निकलती हैं पॉजिटिव अगर है तो ये सारे के सारे जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहां पर एक येलो कलर से एरिया है, आप इस एरिया को देख सकते हैं, ये है वो एरिया, ये
एरिया है वो, और इस स्फेयर जैसे एरिया में ये जो एरिया है वो स्फेरिकल है। आप देखिए हर एक लाइन एरिया से 90 डिग्री पर है, कोई भी लाइन यहां पर वेस्ट नहीं हो रही है, सारी की सारी लाइनें इस एरिया से 90 डिग्री पर है। ये ऑल द लाइंस आर एट 90 डिग्री विद स्फेरिकल एरिया। तो कुल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगी? तो फाई इज इक्वल टू कैपिटल एन है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरी बात यहां लिख दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are at 90 डिग्री विद एरिया, चाहे वो एरिया गिवन वाला हो या फिर इमेजिनरी वाला हो। और हमको पता है, एक बार मैं आपको भी बता दूं ये, कि 1 कूलम पॉइंट चार्ज हैज 1/1.13 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वन कूलम चार्ज के पास इतनी लाइनें होती हैं, और यहां पर हमारे पास में पॉइंट चार्ज क्यू वैल्यू का है, तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 1.13 10 to the power 11 लाइंस। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई सिंपल सा यूनिटरी मेथड आप फॉलो करोगे, 1 कूलम चार्ज के पास इतनी लाइनें हैं तो क्यू कूलम के पास इतनी लाइनें होंगी। और सबसे अच्छी बात है कि सारी की सारी लाइनें जो हैं वो 90 डिग्री के साथ लिंक हो रही हैं, तो सबको काउंट में लिया जाएगा। और क्यू यहाँ पे कूलम मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्रेम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये बना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन पॉइंट चार्ज 2 कूलम। तो आप ये वाला फंडा लगाओ, लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें हैं, बच्चों जरा इस बात को समझें। अब जैसे यहां पर क्या सिचुएशन है, आपको 2 कूलम चार्ज दिया है, यानी इनडायरेक्टली आपको लाइंस दे रखी हैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज के पास में लाइंस ये होते हैं, तो 2 कूलम्स के पास में लाइंस तो बहुत सारी होंगी। अब ये सारी की सारी लाइनें फ्लक्स बन जाएं, सारी की सारी लाइनें जो है फ्लक्स बन जाएं, भाई 2 कूलम चार्ज के पास में लाइनें तो बहुत सारी हैं, 2 कूलम चार्ज के पास लाइनें बहुत सारी हैं। ये मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 कूलम की दिखा रहा हूं। ये लाइंस तो हैं उसके पास। अब हमें इनको कन्वर्ट करना है फ्लक्स में। तो जब हम इनको फ्लक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एरिया के साथ में इन सारी लाइनों को 90 डिग्री के साथ एंगेज करना पड़ेगा, और एरिया तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो देखो डेफिनेशन में लिखा था गिवन और इमेजिनरी एरिया। अगर एरिया नहीं दिया गया है तो हम एरिया को इमेजिन करेंगे, और जब हम एरिया को इमेजिन करेंगे तो जितनी भी लाइनें हैं 10-10 हजार जितनी भी हैं, सभी की सभी फ्लक्स बननी चाहिए, कोई भी लाइन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर आप इन सारी लाइनों को फ्लक्स बनाना चाहते हैं तो आपके इमेजिनेशन के जब आप घोड़े दौड़ाएंगे तो वो जो इमेजिनरी वाला एरिया है वो कैसा होगा, वो स्फेयर जैसा ही होगा, कोई और नहीं होगा।
तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन के पीछे छिपी हुई हैं। तो फ्लक्स की अगर वैल्यू लिखनी हो तो बहुत आसान है। क्यू हमें लेना है कूलाम में, तो चार्ज क्यू इन कूलाम, और इनटू में 1.13 10⁻11। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में है 2 कूलम, 1.13 10⁻11, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इतनी लाइंस के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हाँ, अगर कोई हमसे ये पूछे ये जो फ्लक्स होगा वो किससे लिंक होगा, तो आप कहोगे भाई क्योंकि एरिया गिवन नहीं था, और अगर एरिया दिया नहीं जाता तो हमारी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है कि जितनी भी लाइनें हैं, जो भी लाइंस का नंबर है, उसमें से एक एक लाइन फ्लक्स में बदले। तो सोचने पर एरिया ऐसे सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन ऐसे करनी पड़ेगी कि हर एक लाइन 90 डिग्री के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पर जब आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो केवल एक ही ख्याल आएगा, यार वो केवल स्फेयर हो सकता है जिससे कि ये सारी लाइनें 90 डिग्री से लिंक होगी। एंड दैट इज वाई जो ये फ्लक्स आया है, ये जो ऊपर ये कॉन्सेप्ट में जो फ्लक्स लिखा हुआ है, ये स्फेयर से लिंक होता है। जो जो एरिया जिससे ये लिंक होता है दैट इज स्फेरिकल ज्योमेट्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से वही डायग्राम है। तो ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये स्फेयर है, और इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा स्फेयर जैसा है ये, तो वो हमें पता चल चुका है कितना होगा। तो यहां पर हमने लिखा कि फॉर पॉइंट चार्ज क्यू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज क्यू इंटू 1.13 10⁻11, और ये लिंक है लिंक्ड विद, ध्यान देना किससे लिंक है, इस क्लोज स्फेयर से। स्फेयर आपका क्लोज सरफेस है, तो हमने लिखा कि लिंक्ड विद स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस से लिंक है। ये जो स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्फेयर आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट चार्ज इसके अंदर है। तो ये पूरा का पूरा स्फेयर इस अंदर वाले पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो लिंक है, लिंक्ड विद सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। ये भी बात सही है भाई। ये जो फ्लक्स है ये किससे लिंक है, तो समवन इज आंसरिंग कि वो स्फेरिकल सरफेस से लिंक है। सही है, सही है, दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है वो सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन से लिंक है। ये भी सही है बिल्कुल। तो जरा इसको यूनिटरी मेथड से इसको अटैच करो, क्योंकि इन सॉलिड एंगल फोर पाई स्टेरेडियन जो लिंक फ्लक्स है वो है ये Q इंटू, और यहां पर एक बात अब आ गया है टाइम की, बता दिया जाए। ये जो 1.13 इंटू 10⁻11 है ना, ये बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के। अगर आप समय दें अपने आप को
तो 1/ε0 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8.8 10⁻⁻12। तो ये 8.8 ये आएगा 10⁻12 अपॉन में 8.8 और ये 1/ε0। तो 1/ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻11 अपॉन में 8.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.13 10⁻11। तो आप इस वैल्यू की जगह पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर आप 1/ε0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 1/ε0। तो सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन से लिंक होने वाला फ्लक्स इतना है। अब सुनिए और समझिए और बताइए, ध्यान देना भाई। हमने कहा, आपने कहा कि हम पूरे स्फेयर को नहीं लेंगे, हम स्फेयर का केवल इतना हिस्सा लेंगे, बस पूरा स्फेयर नहीं लेंगे, केवल इतना हिस्सा लेंगे ये, और इससे लिंक होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। पूरा स्फेयर 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बना रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है, छोटा सा जो ये पार्ट है, ये कितना एंगल बना रहा होगा सॉलिड एंगल? तो ये 4 पाई तो नहीं बना रहा होगा, कितना बना रहा होगा? तो कहा कि भाई ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो डेल्टा ओमेगा बना रहा है, और ये जो एरिया है वो डेल्टा ए है। जो कैलकुलस लवर होंगे, जो कैलकुलस लवर होंगे वो इस छोटे एरिया को कहेंगे कि छोटा एरिया डी ए है और सॉलिड एंगल डी ओमेगा है। ये जो छोटा सा एरिया है ये, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। पूरे स्फेयर से लिंक होने वाला फ्लक्स तो ये है, लिखा हुआ है ये, पर इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। यस, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स हमें चाहिए। तो थोड़ा सा इसको इरेज करें, बाकी का जो स्फेयर है वो यहां से इरेज किया जाए। ये लीजिए, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये, जिसका एरिया कैलकुलस लवर डीए लिख रहे हैं, अदरवाइज डेल्टा ए लिख सकते हैं विदाउट कैलकुलस, और इस छोटे से एरिया ने यहां जो सॉलिड एंगल बनाया होगा ये, वो 4 पाई नहीं बनाया, कितना बनाया है? तो डी ओमेगा बनाया है या फिर डेल्टा ओमेगा बनाया है। उससे कितना लिंक फ्लक्स होगा? तो इससे जो लिंक फ्लक्स था दैट वाज Q इंटू 1/ε0। तो 1 स्टेरेडियन से कितना फ्लक्स लिंक होगा? 1 सॉलिड एंगल
इन सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन लिंक फ्लक्स कितना होगा? ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ गया 4 पाई, ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो सॉलिड एंगल डी ओमेगा है उससे कितना लिंक फ्लक्स होगा? तो डी ओमेगा से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो वो निकला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी ओमेगा। ये आ गया सेकेंड रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सेकेंड रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट को यहां लिखें फाइनली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी तक जब आप निकाल रहे थे तो एक फार्मूला तो ये था Q इंटू 1.13 10 टू दी पावर 11 और एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये आया है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और डी ओमेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते, विदाउट कैलकुलस अगर लिखना है तो ऐसे लिखोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा। क्योंकि ये फ्लक्स भी छोटा ही होगा, क्योंकि एरिया और क्वांटिटी, वैसे तो फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो ये आया कैलकुलस स्टाइल में फ्लक्स का रिजल्ट और ये आया कांस्टेंट स्टाइल में। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको जरा करके दिखाते हैं, क्या उस पेज पर इस क्वेश्चन की सिचुएशन बन सकती है, तो वहीं पे करके दिखाते हैं। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द गिवन पॉइंट चार्ज 2 कूलम, तो आपने ये फार्मूला यूज किया। जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 1.13 10 टू दी पावर 11। न्यूमेरिकल करते समय टाइम बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट लिख देते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 1.13 10 टू दी पावर 11। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि गिवन है पॉइंट चार्ज टेन कूलम का पॉइंट चार्ज और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया, तो आपने फाई ई, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फंडा लगा दिया, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। चार्ज गिवन है तो क्वांटिटी गिवन है, यानी लाइंस का नंबर गिवन है, और वो जो लाइंस का नंबर है मुझे उनको फ्लक्स बनाना है, तो एरिया इमेजिन करना पड़ेगा, बात हो चुकी है। तो सीधे रिजल्ट अप्लाई किया, Q कूलाम में इनटू में 1.13 10 टू दी पावर 11 और Q की वैल्यू यहाँ पर है 10 कूलम इनटू में 1.13 10 टू दी पावर 11 एंड आफ्टर सॉल्विंग 1.13 10 टू दी पावर 12, ये आपका फ्लक्स आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इन above प्रॉब्लम फाइंड फ्लक्स linked with solid angle .02 स्टेरेडियन, तो अब ये वाला रिजल्ट यूज होगा, ये वाला नहीं होगा यार भाई। कैलकुलस तब अप्लाई करते हैं ना जब हम लोग वेरिएबल्स में चलते हैं, और अभी तो हमें ये सॉलिड एंगल जो .2 स्टेरेडियन है वो आपका फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दिस। कैलकुलस में तब जाओ जब वेरिएबल्स हो, तो हम यहाँ पे फंडा लगाएंगे कि भाई फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में डेल्टा ओमेगा
और ये फ्लक्स को हम डेल्टा फाई से लिख सकते हैं, छोटा सा फ्लक्स होगा, दैट इज वाई वी कैन राइट, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू इंटू में डेल्टा ओमेगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा फाई ई 1/4πε0 की एसआई वैल्यू आपको पता है 10⁹9। क्यू मीन्स गिवन चार्ज, दैट इज 10 कूलम क्वेश्चन में। आप देखिए 10 कूलम चार्ज है, तो Q की जो वैल्यू है वो 10 कूलम है, यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगी इसकी। और जो सॉलिड एंगल है वो है अपना 0.2 स्टेरेडियन का। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 18 10⁹9। आप इसको चाहें तो 1.8 10⁻10। और लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की डेफिनेशन जब हम लोगों ने की है उसके बाद से ये दो रिजल्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। एक तो ये और एक ये, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये आपके। आप देख सकते हैं बेस फार्मूला वही है जो पहले आपको बताया था, उसी से सारे रिजल्ट आएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए फ्लक्स निकालने का अभी तक के हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसको जरा लिस्टिंग करते हैं। एक रिजल्ट तो ये आया है फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन नंबर ऑफ लाइंस, और यहीं से मिला था Q पॉइंट चार्ज की वैल्यू कूलाम में इनटू में 1.13 10⁻11। एक तो ये मिला है। दूसरा हमने देखा कि अगर हमें सॉलिड एंगल दिया जाए तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो कैलकुलस स्टाइल में लिखेंगे तो ऐसे निकलेगा Q/4πε0 डी ओमेगा, और अगर विदाउट कैलकुलस लिखेंगे तो ऐसे निकलेगा Q/4πε0, और ये रहा आपका डेल्टा ओमेगा। ठीक, तो ध्यान से देखें, अगले रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं। ये हमारे पास में स्फेयर है, यहां पर हमारा पॉइंट चार्ज था, टोटल जब काउंट किया था सॉलिड एंगल तो 4 पाई स्टेरेडियन पे फ्लक्स इतना था। ये जो फ्लक्स लिंक होता है, ये जो फ्लक्स लिंक होता है लिंक्ड विद सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन से लिंक होने वाला फ्लक्स ये है, और ये डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा से लिंक होने वाला फ्लक्स ये है। तो ये चार्ज हमारा Q है, और हमने पूरा सॉलिड एंगल नहीं लिया, उसका छोटा सा पार्ट लिया, तो हमने ये पार्ट ले लिया। इससे लिंक होने वाले फ्लक्स को हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस छोटे से एरिया ने, जो ये छोटा सा एरिया है, ये इसने यहां पर जो सॉलिड एंगल बनाया है वो है डी ओमेगा। अब हम वेरिएबल में जा रहे हैं,
और ये जो छोटा सा एरिया है वो एक्सपेंशन करेगा, तो डी ओमेगा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो लिंक फ्लक्स की वैल्यू है डी फाई इज इक्वल टू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। और यहां से आप इसको लिखोगे डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होती है। और यहां से आप देखें इस रिजल्ट को, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये आर डिस्टेंस है। तो अगर हम इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डी ए और ये कॉस थीटा। और अगर आप कैलकुलस में नहीं जा रहे हैं, आपने कहा कि मैं इस छोटे से एरिया को जो ले रहा हूं वो फिक्स वैल्यू का है, हम उसका एक्सपेंशन नहीं करने वाले, तो यही रिजल्ट आपका आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अब अगर आप इस ऊपर वाले रिजल्ट को लेंगे तो फिर अगर आप वेरिएबल बनाएंगे कि भाई हम तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, मैं दिखाता हूं करके। लेफ्ट में जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे ये आ जाएगा डी फाई ई, और राइट में इंटीग्रेशन लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। और जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें इस सरफेस हमारा क्लोज है, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे आप। और ओपन के लिए यही सेम रिजल्ट रहेगा, लेकिन क्लोज का साइन नहीं लगेगा। एक रिजल्ट अपना ये आ गया। तो देखिए उसी बेस फार्मूले से सारे आ रहे हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए इस पूरे डिस्कशन में जब हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं और जो एरिया लेकर के आ रहे हैं वो स्फेयर है, लेकिन आपको पता है ना कि सॉलिड एंगल ज्योमेट्री पे नहीं करता, तो ये जो है लाइन लिखी गई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्लक्स है वो सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन से लिंक है। अब वो 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल स्फेयर बनाए या कोई और बनाए, सबके लिए काम करता है। तो एक रिजल्ट ये आ गया। जो थर्ड नंबर का रिजल्ट आ गया, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, उसमें जब भी वैल्यू निकालते थे तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख देते थे। बट इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी लिख सकते हैं आराम से। यूनिट अब इसका हो जाएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो आप देखिए ई की जगह पर आएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और एरिया में आ गया मीटर स्क्वायर, और ई की यूनिट एक वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे वोल्ट अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो एक यूनिट इसका हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी अब एसआई यूनिट भी आपको पता चल चुकी है। और इस फार्मूले में जो ये रिजल्ट आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो अब तक रिजल्ट आए हैं, सबसे पहले हमको मिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कैपिटल एन इज इक्वल टू क्यू, ये आपका पॉइंट चार्ज है, और इनटू में 1.13 इंटू 10⁻11। ये फ्लक्स किससे लिंक है, तो लिंक है विद सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। अब वो 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल कोई भी बनाए, स्फेयर बनाए या कोई और बनाए, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1.13 10⁻11 जो है वो 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लो।
कि सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन कोई भी बनाए, स्फेयर जैसी ज्योमेट्री बनाए या कोई रेगुलर सी ज्योमेट्री बनाए, तो ये फ्लक्स उसी से लिंक हो जाएगा। और सेकेंड रिजल्ट ये आया, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डेल्टा ओमेगा। इसको आप न्यूमेरिकल करने के लिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जो पहला ब्रैकेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रहती है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने आप को इजी फील करेंगे। कैलकुलस में अगर जा रहे होंगे तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लीजिए। अब कैलकुलस में अगर जाएंगे तो ये भी पक्का है कि इंटीग्रेशन भी फिर करेंगे आगे, ये मतलब है इसका। थर्ड रिजल्ट ये आया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल्टा ए फॉर एरिया, और ये कॉस थीटा। और कैलकुलस में अगर जाएंगे तो ये ऐसे आया था, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और अगर इंटीग्रेशन किया और सरफेस ओपन है तो लेफ्ट का इंटीग्रेशन जब यहां पर आप करेंगे तो ये तो फाई ई हो जाएगा, और सरफेस अगर ओपन है तो लिखने का वे इस तरीके का होगा, ई डी ए कॉस थीटा। और क्लोज के केस में ये हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। जब हमने स्टार्ट किया था तो थीटा का नाम था, थीटा इज व्हाट, जो एरिया वेक्टर है और जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके बीच का एंगल। तो यहां पर उसी को जब आप फॉलो करेंगे तो यहां पर जो थीटा है ना, थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, थीटा। क्योंकि ज्वाइनिंग लाइन जो भी डायरेक्शन होगी ज्वाइनिंग लाइन की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। तो इसलिए जो है थीटा को लेकर के बहुत अलर्ट रहने जरूरत है। तो ये आप देख सकते हैं बेस फार्मूला यही है। ये सोच के आपको ये रिवीजन, या आप रिवीजन अगर पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो ये फुल कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो ये नहीं सोचा जा रहा है कि ये तुम्हें आता होगा, अगर आता है तो वो भी बता दिया जा रहा है, जो नहीं आता है वो भी बता दिया जा रहा है। कंप्लीट रिवीजन हो रहा है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। और इन्हीं के साथ जब हम मूव करते हैं, इसी रिजल्ट के साथ जब हम मूव करते हैं तो यू हैव ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। इतनी प्रॉब्लम आपको फ्लक्स में मिलती हैं कि अगर, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम उसी जो इसके पहले जो रिजल्ट्स बनाए गए थे उसी पर बेस्ड होने वाली है। जैसे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा। अब कभी कभी जो है कुछ कॉमन सेंस भी लगा लिया जाता है, जैसे यहीं पर आप देखिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस रिजल्ट को जो ये लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो ई डॉट एरिया वेक्टर, क्योंकि छोटा सा एरिया डेल्टा ए है। तो अब एरिया वेक्टर का जो भी प्रेजेंटेशन आपका है, तो अगर छोटे से एरिया डेल्टा ए के एरिया वेक्टर को हम डेल्टा ए लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा ए। फिर से ओपन कर लो, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो ई की वैल्यू और डेल्टा ए यानी एरिया वेक्टर की जो वैल्यू है वो एरिया के बराबर होगी। और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के बनने वाला एंगल है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम देने जा रहे थे यहाँ पर आपको। आपसे कहा गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 3I प्लस 2J प्लस 4K कैप है, और ये SI में है न्यूटन। और जो एरिया वेक्टर है -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप, और ये मीटर स्क्वायर है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप रिजल्ट को यूज करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया है, एरिया वेक्टर वेक्टर में दिया है, तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिए, ई डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को आपने डेल्टा ए से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू है 3i प्लस का 2j प्लस का 4k, ऑल द रिजल्ट्स गिवन इन एसआई फॉर्म, तो रिजल्ट भी हमको एसआई में ही मिलेगा। माइनस का i प्लस 2j प्लस का 4k, और डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ प्रोडक्ट करता है, तो माइनस का 3, जे के साथ 2 2 जा 4, के के साथ 4 4 जा 16, ये आ गया 20, 20 से 3 गया तो आ गया 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। एक क्वेश्चन और देखिए, ई आपको दिया हुआ है 60 न्यूटन पर कूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया टेन मीटर स्क्वायर। अब आपको जब इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट याद आएगा कि ई की वैल्यू दे रखा है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, और आगे कॉस थीटा। अब थीटा नहीं दिया गया, तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, तो अगर मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में हम सोचेंगे तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, हमेशा नहीं लेना है। अगर थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज कंसीडर कि वो मैक्सिमम होगा। तो ई की वैल्यू अपने पास है 60, एरिया की वैल्यू अपने पास है 10, और मैक्सिमम कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लेंगे तो क्या आएगी 1, तो ये आ गया 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। जितने भी क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो सब इसी पैटर्न पर होंगे, जो आपके वो 4 रिजल्ट थे। नेक्स्ट जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या। नाउ चेक दिस प्रॉब्लम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म है, और उसकी वैल्यू ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी है, वैल्यू में दी है या डायरेक्शन यानी वेक्टर में दी है? वैल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है या वेक्टर में दी है? कॉमन सेंस है, वेक्टर में दी है। आई कैप दिख रहा है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब अगर होते हैं तो वेक्टर में दी है। फाइंड द फ्लक्स, हमको फ्लक्स निकालना है। किससे लिंक होने वाला है? स्क्वायर से लिंक होने वाला है, और वो जो स्क्वायर है वो 10/10 का है। स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो 10/10 की है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और ये जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें, जो स्क्वायर का प्लेन है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि हमें फ्लक्स निकालना है जब स्क्वायर वाई जेड प्लेन पर रखा है, वाई जेड प्लेन पर रखा है। 3D में देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया जा सकता था, कोई बात नहीं।
नॉर्मल वे में ही डायग्राम बनाए, बहुत डेंस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो जो ये स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी स्क्वायर यहां पर रखा है। ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा ये वाई जेड प्लेन होगा। तो स्क्वायर ये है वाई जेड प्लेन के पैरेलल। यहां से अगर हम समझें या कोई और हेल्प ली जाए, देखिए ये आपका x हो गया, तो ये हो गया x, और ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो ये y है और ये z है, तो y z प्लेन ये आया। और जो स्क्वायर है वो y z प्लेन के पैरेलल है, यानी ये इस तरीके से, लाइक दिस। भाई ये जो आपकी तरफ है वो y एक्सिस है ये, और जो इस आपके परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस, और ये क्या z एक्सिस। तो स्क्वायर ऐसे रखा हुआ y z प्लेन के पैरेलल में। अगर ये स्क्वायर y z के पैरेलल है तो देखो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, अलोंग द x एक्सिस। इधर भी जा सकता है, बट इन जनरल ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं। तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, अलोंग द x एक्सिस। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो अलोंग द x एक्सिस होगा। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। टेन टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये हो गया x एक्सिस, आपकी तरफ हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। तो स्क्वायर वाई जेड प्लेन पर है, तो स्क्वायर जब वाई जेड प्लेन तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा। दूसरा, ये सारी बातें जब हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा एक तरीका और होता है इन्हीं सारे रिजल्ट्स के एप्लीकेशंस का, वो ये कि भाई याद रखा करो हमेशा के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ये हो गया एरिया, और ये हुआ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और इधर हम लिखेंगे एरिया वेक्टर का पूरा पूरा वैल्यू, एरिया वेक्टर। तो अगर एरिया जो है इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन पर है तो उसके जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा, अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब हो गया के कैप। और याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्स वाई तो क्या रह गया, जेड। और तब जब एरिया वेक्टर आप लिखेंगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा, दुनिया का कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो आपको पता है कि वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू, और साथ में जो डायरेक्शन है वहां का यूनिट वेक्टर। यहां का एरिया वेक्टर हो जाएगा एरिया की वैल्यू, और जो डायरेक्शन है दैट इज के कैप। और अगर कोई एरिया इज इन एक्स वाई वाई जेड प्लेन,
तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर रखा है वो वाई जेड पर ही रखा गया, वाई जेड प्लेन। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा, तो एरिया की वैल्यू और साथ में यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज एरिया की वैल्यू 10 10 जा 100, बट याद रखना कि जो ई की वैल्यू दी जा रही है वो तो एसआई में है, तो इसको भी बदल देना। तो ये एरिया यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो है यहाँ पर आई कैप। सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर बनाओगे तो आएगा, ये आ गया 10 की पावर -2, इसको मीटर बनाओगे तो 10 की पावर 2 आएगा, 100 का मतलब ये -4 आएगा, तो ये आएगा 10 की पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये एरिया वेक्टर आ गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया था, एरिया वेक्टर नहीं दिया था, तो उसको थोड़ा सा एफर्ट्स करके बदल दिया। अब उसके बाद जिंदाबाद फाई इज इक्वल टू ई डॉट एरिया वेक्टर। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 5 10 टू द पावर 3, साथ में आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है 10 की पावर -2 आई कैप। सॉल्व किया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -2 आई डॉट आई 1 हो गया 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और अगर कभी ये एनसीईआरटी में इस तरीके की प्रॉब्लम दी गई है, और अगर कभी एरिया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अगर जेड एक्स प्लेन पर है कोई एरिया, उसका प्लेन जो एरिया का है, तो जो उसका एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द वाई एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस का मतलब है जे कैप। तो यहां से एरिया वेक्टर आप जब निकालेंगे तो एरिया की वैल्यू साथ में जे कैप। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया, यानी यहां तक। अब इसने कहा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी अगर उसी स्क्वायर को, इफ द प्लेन ऑफ स्क्वायर 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस से, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ही लगी हुई है। क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर 3। देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और जो स्क्वायर का प्लेन है, क्वेश्चन में जो स्क्वायर का प्लेन है, ये देखिए वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं स्क्वायर को, यहां पर स्क्वायर को इस लाइन से रिप्रेजेंट कर लूं, स्क्वायर को मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये लाइन, आप इसको लाइन ना समझे, स्क्वायर समझे। तो ये स्क्वायर का प्लेन, तो ये हो गया स्क्वायर का प्लेन, स्क्वायर का प्लेन। तो वो एक्स एक्सिस से 30 बना रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए आपको पता है कि ई की वैल्यू कितनी है। अगर हम ई की वैल्यू देखें तो ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और जो स्क्वायर का एरिया आया था
वो आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में आया था 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि अब हमारा स्क्वायर वो वाला केस तो खत्म हो गया, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तब एरिया वेक्टर आप सोचें और देखें कि जो रूल आपको बताया गया उसी को फॉलो करें। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ 90 बनाते हैं। तो अगर आप एरिया वेक्टर को बनाएंगे, ये देखिए मैंने एरिया वेक्टर कोशिश की है कि बनाया जाए, ऊपर भी बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ में 90 बनाता है। तो आपके काम का जो थीटा है, क्योंकि आपके फार्मूले का जो थीटा है, फ्लक्स के फार्मूले का जो थीटा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल। ये आपका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो E की वैल्यू है 5 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू है 10⁻⁻² और cos 60, तो ये आता है 50 यहां से और cos 60 हाफ यानी 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप एरिया वेक्टर इधर बना लेते तो केवल साइन बदलता, बाकी कुछ नहीं। अगर एरिया वेक्टर ऐसे बनाते हैं आप, तो ये 90, तो थीटा यानी कि एरिया वेक्टर इधर आ जाता, तो फिर वहां पर कॉस थीटा के थीटा 120 हो जाता, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आता। और अगर फ्लक्स आपका प्लस आ रहा है तो वो आपका लीविंग है, मतलब बाहर आने वाला फ्लक्स है, और नेगेटिव आ रहा है तो अंदर जाने वाला फ्लक्स है। तो फ्लक्स के चाहे जितने बड़े क्वेश्चन अब आ जाएं, जो 3-4 पॉइंट हमने किए हैं सारे क्वेश्चन वहीं से होने वाले। चेक करते हैं इस क्वेश्चन को भाई क्या है। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है, कर चुके हैं। एसआई यूनिट हो चुकी है। एसआई यूनिट में ये बड़ा फेमस है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। लेकिन वोल्ट इनटू मीटर, इसको भी याद रखो, ये थोड़ा कम फेमस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट है ये। अब क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल रबर बलून है, कैरीज अ चार्ज that is uniformly distributed over its surface. As the balloon is blown up and increases its size, how does the total electric flux coming out of the surface change? तो शायद आपने अभी पूरे डिस्कशन में ये ध्यान दिया हो कि फ्लक्स की जो वैल्यू थी वो आई थी Q × 1.13 10⁻11। देखो ये वाला नंबर फिक्स है और चार्ज, ये क्यू चार्ज है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में जो बलून है आपने उसको फुला करके उसका एरिया बड़ा कर दिया। अरे ऐसा करने पर उसके पास जो चार्ज है वो थोड़ी ना बदल गया। तो याद रखो, फ्लक्स क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, एरिया के ज्यादा या कम होने पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा नो चेंज। लॉजिक आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज, क्वांटिटी ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो चार्ज क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल ही होता है। चार्ज को बड़ा करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ जाएगा। दैट नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप हमारा सुनो, मेरे पास में 1 कूलाम चार्ज है, इतना फ्लक्स होगा, इतना फ्लक्स होगा। किससे लिंक होगा, 4 पाई स्टेट रेडियन से लिंक होगा। अब 4 पाई स्टेट रेडियन का एंगल बनाने वाला कोई छोटा सरफेस है, कोई बड़ा सरफेस है, क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन में तो एरिया आ रहा है, लेकिन बेसिक देखो ना, जो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है इस पर, आप किसी एरिया को बड़ा कर दो, क्यों नहीं, क्यों को मत बदलो, तो ये बदलेगा नहीं, और ये नंबर आपका बदलना नहीं है, तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन में फ्लक्स की बात आज हो रही है तो फ्लक्स की ही बात होगी। फिगर शोज द 3 पॉइंट चार्जेस 2q दिखा, ये दिखा, ये देखिए 2q है, -q ये रहा एंड +3q ये रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस, और ये एक अच्छी सी प्यारी सी सरफेस दे रखी है, कह रहे हैं इससे लिंक होने वाले फ्लक्स को निकालो, इससे लिंक होने वाले फ्लक्स को निकालो। और अभी हमने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम गॉस थ्योरम से नहीं करेंगे। तो देखिए हमने कहा जो ये +2q वाला चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो φ1 होगा। तो भाई φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंडा होता है, एक बार लिख देता हूं, पॉइंट चार्ज अगर है, सॉलिड एंगल नहीं दिया गया है, तो फ्लक्स होता है q इंटू 1.13 10⁻11, तो q इंटू 1/ε0, तो ये आ जाएगा 2q/ε0, ये फ्लक्स आ गया। और जो -q चार्ज है इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा इस सरफेस S से, तो हमने कहा वो φ2 है, तो φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज की जगह पे -q रखेंगे अपॉन में ε0। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको बताएं, वैसे भी बीच में बताई थी, ये फ्लक्स में साइन चलता है, बाहर आने वाला फ्लक्स लीविंग फ्लक्स का प्लस होता है और अंदर जाने वाले फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। और फ्लक्स का जो रिजल्ट है जिसमें चार्ज क्यू है उसमें साइन रख करके आप इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था, मतलब ये बाहर आने वाला फ्लक्स है, ये नेगेटिव है तो मतलब एंटरिंग फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स है। और जो ये 3q है, 3q +3q, इससे जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो φ3 होगा। अब φ3 कैसे निकलेगा, तो आंसर है φ3 तो 0 आएगा। कैसे निकलेगा ध्यान देना, केवल इसके लिए बात करते हैं। आप फ्लक्स का फार्मूला लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे q/4πε0 और साथ में लिखोगे डेल्टा ओमेगा। तो ये क्वेश्चन में जो सरफेस है, क्वेश्चन में सरफेस दिया नहीं गया, तो नहीं दिया तो आपके सिलेबस की बात करें तो क्लोज सरफेस ही फिर मानेंगे। तो क्लोज सरफेस ये डेल्टा ओमेगा क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। भाई ये क्लोज सरफेस है, बाहर वाले पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, 0, तो ये 0 आ गया, सबको प्लस कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा सम ऑफ ऑल φ1 + φ2 + φ3। φ1 की जो वैल्यू है दैट इज 2q/ε0 और माइनस का q/ε0 प्लस का 0, तो रिजल्ट आया q/ε0। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, प्योर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फंडे से किया है। और अगर हम इस क्वेश्चन को गॉस लॉ से करते, गॉस लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है, तो गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज इनक्लोजेस बाय सरफेस। ये जो सिग्मा क्यू है ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस यानी जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर है, तो अंदर वाले चार्ज को आपको केवल काउंट करना होता है। 1/ε0 अंदर वाला चार्ज देखो कितना है, क्यू है, यार इन दोनों का टोटल मिलके कितना आएगा, क्यूब आएगा, सीधे हो जाता। बट हियर वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वही हमने रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करके देखते हैं। नेक्स्ट, what is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole। अब एक क्यूब है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब देखो ये क्लोज बॉडी चाहे जैसी हो, अंदर वाले पॉइंट पर जो फ्लक्स होता है वो 4π स्टेट रेडियन से लिंक होता है, और जो फ्लक्स की वैल्यू ये होती है ना, यही 4π स्टेट रेडियन से लिंक होती है। ये जो फ्लक्स है जिसको आप ऐसे भी लिखते हो, कितने से लिंक है, आंसर है 4π स्टेट रेडियन से लिंक है, 4π स्टेट रेडियन से लिंक है।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। गॉस लॉ से नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, फिर एक बार। तो भाई प्लस वाला जो चार्ज है उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, मान लेते हैं φ1। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लस वाला चार्ज क्लोज बॉडी के अंदर है, और चाहे जैसी क्लोज बॉडी हो अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई रेडियन बनाती है। नेगेटिव वाले चार्ज से कितना फ्लक्स लिंक है, मान लेते हैं φ2 है। नेगेटिव क्यू बाई एप्सिलॉन टोटल निकालो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 0 आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने इन क्वेश्चन को फ्लक्स में काउंट किया है, दैट इज व्हाई नॉट यूजिंग द गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम अगर लगाओगे आप, ये सिग्मा क्यू होता है टोटल इनक्लोजेस चार्ज, वो चार्ज जो क्लोज के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल इनक्लोजेस चार्ज कितना होगा, 0। तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0, सीधा हो सकता था। नेक्स्ट जरा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। टू चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड -2q है, +q है, और आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स A0। एक पॉइंट है A0, A0 A0 जो है वो -2q है उसकी पोजीशन, और +q आपका 4A0 पर है। तो 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4A0, और ये यहाँ पर q है। What is the electric flux due to charges through the sphere of radius 3a? अब देखिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपका a है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो आपकी है 4a। तो हमें एक स्फेयर लेना है जिसका की रेडियस है 3a। तो 3a रेडियस वाला ये आएगा पॉइंट, ये। अगर आप एक स्फेयर बनाएंगे, ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ड्यू टू चार्जेस थ्रू द स्फेयर ऑफ रेडियस। आप देखिएगा जैसे ये स्फेयर बना, तो ये -2q वाला तो इसके अंदर आ गया। तो मान लिया कि -2q से जो फ्लक्स है वो φ1 है। तो क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला, चाहे जैसी क्लोज बॉडी हो, फ्लक्स होता है 4 पाई रेडियन से लिंक। फार्मूला आपको कई बार बता चुके हैं। तो आएगा -2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला बेसिक फार्मूला होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चार्ज है 4q, ये तो बाहर पर चला गया, इससे फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। अगर मैं उसको φ2 लिखूं तो ये आ जाएगा 0, प्लस कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ऑन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ट्राई करके हैं वो देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परेशान कर रहा है, मुझे भी इसको देखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो अगर आप गॉस थ्योरम जानते हैं, जैसे यहीं पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम से पता चलता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में टोटल चार्ज, टोटल चार्ज encloses by surface, encloses by closed surface। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज, अब सीधा डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए डियर, अब आप क्वेश्चंस करिए और बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मिलता हूँ आपसे, कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, और रिवीजन के साथ साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई चीज़ स्किप नहीं की जा रही है।
तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।